हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप लोग ने देख लिया होगा जेपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। तो उसमें डेट्स आ गया जो रेगुलर है उनका 8 मार्च को एग्जामिनेशन है एंड सब्सिक्वेंटली हर वीक में बैकलॉग पेपर का एग्जामिनेशन है। तो समय बहुत कम है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे कि अब नोटिफिकेशन कब आएगा, वो सब चीज़ में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप पढ़ाई स्टार्ट करो। तो हम लोग का बैच स्टार्ट हो गया फॉर पेपर 2। सबसे ज़्यादा लोगों का क्वेरी उसी पे आया था कि पेपर 2 कैसे करना है। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, हम लोग का जो नोट्स है बहुत ही कंसाइज़ होगा, बहुत ही क्रिस्प होगा। आप 1 महीने के अंदर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा झारखंड स्पेशल। सो यू आर फ्रॉम झारखंड और यू आर फ्रॉम बिहार और यू आर फ्रॉम यूपी, आप इज़िली इसको दे सकते हो विद दिस नोट्स। बाकी आपका जीएस होते रहेगा एंड आज शाम 7 बजे आप लोगों का एक सेशन होगा जो पेपर 2 वाले बैच का है, उनका ओरिएंटेशन भी होगा और इसके साथ वो लाइव सेशन होगा। तो आप इसमें आना, हम लोग देखेंगे कैसे सिलेबस है, क्या-क्या हम लोग को की एरियाज़ है जहाँ पे फ़ोकस करना है सो दैट वी कैन ईज़िली क्लियर द कट ऑफ। क्योंकि आपने देखा होगा ना सीट्स काफ़ी कम है इस बार। तो वी हैव टू वेरी स्ट्रैटेजिकली प्रायोरिटाइज़ आवर थिंग्स। आज वाले क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट सीएनटी एक्ट। सीएनटी एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड काफ़ी लोग के लिए ना ये सर-दर्द होता है। तो डोंट थिंक, इसको ऐसा मत लो, इसको सोचो कि आप समझ रहे हो, क्योंकि इफ़ यू आर फ्रॉम झारखंड और इफ़ यू आर विलिंग टू सर्व इन झारखंड, सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून है। ये आपको अथॉरिटी देता है, जो आदिवासी है, यहाँ के जो लोग हैं, कैसे उनका स्ट्रगल रहा दीकुश को करने में, उनका जो दीवानी राइट्स था, उनका जो राइट्स था, उनको प्रोक्लेम करने के लिए कितना ज़रूरी था। तो आज हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। पहला लेक्चर होगा, इसके बाद सब्सिक्वेंटली लेक्चर्स आएगा। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट, जितना हो सके मैं इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प बताऊँगा ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि ये काफ़ी बल्की है। अगर आप इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखना चाहोगे तो ये काफ़ी बल्की है। तो लेट्स स्टार्ट। यही हम लोग का नोट्स है, इसको और रिफाइन किया जाएगा ताकि ये वाला तो मेन चीज़ चलेगा। उसके बाद आपको वन लाइनर्स मिलेगा जिसमें आपको मल्टीपल रिवाइज़ होगा और फिर एक्टिव रिकॉल सेशन होगा। तो आप ताकि आपके मतलब इसमें क्या है ना, ये सारी चीज़ें में ना आपके आर्टिकल्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, कुछ ईयर्स हो गया, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको इसका मल्टीपल रिवाइज़ करना है, छोटा नोट्स होना चाहिए, आप मल्टीपल रिवाइज़ कर सको। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये इसको ना मैग्ना कार्टा भी कहते हैं झारखंड का। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? तो पहले समझो, पहले व्हाट वाज़ द गोल्डन एज लाइक? जब अंग्रेज़ आने से पहले क्या था ना, यहाँ पे था सिस्टम खूंट-कट्टी। इसको आप तोड़ो खूंट में और कट्टी में। खूंट हो गया, एक फैमिली हो गया, ठीक है? किनशिप हो गया, फैमिली हो गया और कट्टी मतलब कोड़ना। तो पहले के जो लोग थे ना, पहले के जो ओनरशिप था, वो सिंगल लोग के पास नहीं था, वो एक फैमिली थे, फैमिली की तरह रहते थे। तो उन लोग के लिए लैंड जो था, इट वाज़ मदर, इट वाज़ अ सिंबल कि यार ये हम लोग की आइडेंटिटी है, ये लैंड हम लोग की माता है, वो वाला सिस्टम था। फिर उसके बाद एंट्री होती है अंग्रेज़ों की। तो अंग्रेज़ों का क्या था, जस्ट आफ्टर बक्सर का युद्ध, आपने बक्सर का युद्ध देखा होगा। बक्सर का युद्ध के बाद उन लोगों को दीवानी राइट्स मिल गया था। अब दे डिडन्ट केयर कि यहाँ पे क्या ट्रेडिशन चल रहा है। जो ट्राइबल्स हो गए, जो आदिवासी हमारे हो गए, वहाँ पे उनका क्या ट्रेडिशन है, उनको नहीं मतलब था। उनको मतलब था यहाँ पे कैसे उपजाऊ कर सकें और कैसे मैं कर वसूलूँ, मतलब लगान कैसे वसूलूँ। तो ये चलते रह गया। फिर उसके बाद ना, जो पहले समझो ऐसा सिस्टम था, पहले मान लो यहाँ पे एक इंसान है, लेट्स से रामू मुंडा, ठीक है? रामू मुंडा एक है। जब अंग्रेज आ गए ना, तो ये जो इसका लैंड था, रामू मुंडा का लैंड था, अब ना इसको एक जमींदार के हाथ में दे दिए, ठीक है? जमींदार के हाथ में दे दिए। अब ये जमींदार इस लैंड का ओनरशिप हो गया, ये ओनर हो गया। और जो रामू मुंडा था, अब ये सिर्फ एक टेनेंट बन गया। फिर उसके बाद आता है 1793 परमानेंट सेटलमेंट, ये इसको और पावर दे दिया। अब आप धीरे धीरे देख रहे हो क्या बीत रहा होगा रामू मुंडा पे। यही जो था, पहले एक ओनर था, अब वो धीरे धीरे वहां से हटते ही गया। अब स्ट्रेंथन किसको किया गया? जमींदार को। ऐसे ही चलते चला गया। फिर उसके बाद ना धीरे धीरे हम लोग का रिवोल्ट हुआ। सबसे पहले हुआ कोल रिबेलियन 1831 में, फिर उसके बाद सरदार मूवमेंट। कोल रिबेलियन वाज क्या कहते हैं, म्यूटिनी रिवोल्ट था, या फिर आप कह सकते हैं बगावत वाला था, जिसमें वायलेंस का प्रयोग किया गया। फिर उसके बाद सरदार मूवमेंट हुआ 1858 में। अब ना इसमें लोगों ने, जो वहाँ के ट्राइबल्स थे, उन लोगों ने दस्तावेज दिया, उन लोग ने पत्र लिखा जो वहाँ की क्वीन थी, बट वहाँ पे इन लोग हार गए। आप बोलोगे क्यों हार गए? क्योंकि ये लोग तो सही थे ना, पहले से इन लोग करते आ रहे थे। लेकिन आप सोचो ये लोग बहुत पहले के थे, क्या उनके पास लिखित में सारा चीज़ था? जी नहीं।
उस वक़्त वो सब चीज़ें चलता नहीं था। तो यहाँ पे इन लोग केस हार गए। इनका राइट था, स्टिल ये हार गए क्योंकि अंग्रेज़ तो चालू थे। उनके पास सारा चीज़ था। उन लोगों ने बोला अगर है तो लैंड आप मेरे को दिखाओ, दस्तावेज़ दिखाओ, कैसे आपका लैंड राइट्स है। तो यहाँ पे ये लोग फ़ेल कर गए। फिर उसके बाद आता है हमारे बिरसा मुंडा जी। तो बिरसा मुंडा जी ने पूरा अपना वायलेंट प्रोटेस्ट किया, लोगों को साथ में एकत्रित करके उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और फिर ये वाला था, यही मेन था जो ट्रिगर किया था। फिर उसके बाद जो यहाँ पे फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन है, इन्होंने एम्पैथी रखा कि यार ये जो अंग्रेज है ये तो शोषण कर रहे हैं ना, अब इन लोग के पास नहीं है, इन लोग इतने लिटरेट नहीं है कि इनका जो ज़मीन है उसका उनके पास दस्तावेज हो जाए। तो उन्होंने लॉ को अंडरस्टूड किया, उन्होंने समझा कि यार ट्राइबल कल्चर क्या है, कैसे उनका होता है। फिर उन्होंने पूरा खाका प्रिपेयर किया, यही इन्होंने सीएनटी का पूरा खाका प्रिपेयर किया, एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर किया कि कैसे होना चाहिए था। तो इनको कहते हैं आर्किटेक्ट, ही इज अनसंग हीरो। सवाल यहाँ पे आपका आएगा, जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन जो थे उन्होंने ड्राफ्ट किया था, है ना। फिर उसके बाद प्रक्रिया स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ से आपका प्रक्रिया स्टार्ट हुआ 1902 के बाद आपका सीएनटी एक्ट बनने लगा और 11 नवंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1908 में आपका सीएनटी एक्ट पास हुआ। ठीक है, सो इट वाज अ वेरी बिग थिंग। नींव कौन रखा था? बिरसा मुंडा जी। और इसके पहले कोल रेबेलियन 1831, सरदार मूवमेंट 1858। आप समझ रहे हो क्यों बिरसा मुंडा जी को झारखंड का सब चीज कहते हैं? इन्होंने ही था। और आपको गर्व होना चाहिए कि आप ऐसे मिट्टी से आते हो जहाँ पे लोगों ने इतना ये किया, अंग्रेजों के खिलाफ उन लोग ने बगावत किया। ठीक है, यहाँ पे हक की लड़ाई थी। यहाँ तक पूरा पिक्चर क्लियर हुआ। बैकग्राउंड आई होप मैंने थोड़ा सा ये चीज था, मैंने आपको बैकग्राउंड अच्छे से दे दिया। और आपको एक अंदर से पेट्रोटिज्म होना चाहिए। इफ यू आर फ्रॉम झारखंड और इफ यू आर फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स, यू शुड बी प्राउड कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पहले के लोग थे, कितना उन लोग को स्ट्रगल करना पड़ा, जो हम लोग विरासत में मिला ये सारी चीजें। सो वी शुड बी थैंकफुल टू देम, राइट। तो ये हमारा आ गया। यहाँ पे क्या था? रिस्टोर्ड लैंड राइट्स एंड स्टॉप्ड लैंड एलिनेशन। समझ में आ रहा है? तो सीएनटी एक्ट इसलिए लाया गया था टू स्टॉप लैंड एलिनेशन। आपका जो लैंड है, आप उसके मालिकाना हक आपको मिलना चाहिए, ना कि किसी दीकूज को मिलना चाहिए, ना किसी जमींदार को मिलना चाहिए। इफ यू आर द ओनर ऑफ दिस राइट ऑफ दिस लैंड, यू शुड बी द ओनर, राइट। तो यही था द मैग्ना कार्टा ऑफ ट्राइबल राइट्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम एलिनेशन टू डीकूज। तो इसीलिए बनाया गया हमारा छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। अब इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या-क्या है जहाँ से सवाल पूछता है और जो बहुत मुश्किल होता है। अब इसमें ना देखो, सीएनटी एक्ट पढ़ना क्यों मुश्किल है ना, लोग इतना नहीं पढ़ पाते क्योंकि ना इसमें टर्मिनोलॉजीज़ है, वो थोड़ा मुश्किल टर्मिनोलॉजीज़ है। तो आज इसको हम लोग थोड़ा-सा जितना हो सके मैं अपने एंड से आपको वो समझा दूँगा। पहले तो समझो जो सीएनटी एक्ट है ना कहाँ-कहाँ लागू होता है। ये आप हो गया नॉर्थ छोटा नागपुर, ये हो गया साउथ छोटा नागपुर। टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट में लागू है। सिर्फ संथाल परगना वाले एरिया को छोड़ के बाकी हर जगह हमारा क्या चलता है? सीएनटी एक्ट चलता है। यहाँ पे भी देखो, ये नोट्स में भी लिखा होगा। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, साउथ छोटा नागपुर एंड पलामू डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे आपका चलता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में, ये समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये है भुगत बंद मॉर्गेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। नाम समझो, भुगत बंद मॉर्गेज। इसमें क्या होता है ना, पहले मॉर्गेज का मतलब समझो। मान लो, आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो एक लैंड है, ठीक है। यहाँ पे एक इंसान है, मान लो वही हमारे हीरो रामू मुंडा जी, ठीक है। और उनकी एक सुपुत्री है, ठीक है, हीना नाम से। तो ना हीना का शादी होने वाला है। अब रामू मुंडा के पास इतना पैसा नहीं है कि वो हीना का शादी करा सके। तो यहाँ पे ना एक जमींदार है, ठीक है, एंग्री जमींदार, ठीक है। तो रामू मुंडा जमींदार के पास गया या फिर महाजन के पास गया। उन्होंने बोला कि महाजन ऐसा है, मुझे अपनी बेटी का शादी कराना है, क्या आप मुझे कुछ पैसा दे सकते हो? तो आपको ही पता है, आप पुराने मूवीज भी देखते होंगे, तो वो बोलता होगा मैं ऐसे पैसे कैसे दूंगा, मुझे कुछ गिरवी पे रखो। तो वो बोलते हैं देखो मैं तो साफ सुथरा इंसान हूँ, मेरे पास ज्यादा कुछ पैसा नहीं है, मेरे पास एक फसल, एक खेत है, आप उसका उपयोग कर सकते हो। तो ये बोला ठीक है, मैं उसका रख लूंगा। अब ना इसमें क्या होता है, ये ना लीज पे मिलता है 7 साल के लिए।
ये जो महाजन है ना, ये 7 साल के लिए रखता है। अब 7 साल में जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो कमाएगा। 7 साल के भीतर अगर वो हुआ, वो इसका हो जाएगा और उसके अलावा इसको कुछ रेंट नहीं देना पड़ेगा। ये होता है भुगत बंद। तो यहाँ पे इसको एक मिल गया, एक क्वेश्चन मिल गया कि हाँ ठीक है, ये 7 साल के लिए इसका हो गया। अब यहाँ से ये जो भी चीज़ कमा रहा है, मेरा हेडेक उससे दूर हो गया और इसको इंटरेस्ट विंटरेस्ट जो भी चीज़ है सब इस चीज़ से इसको रिकवर करना है। और इसका इंपॉर्टेंट क्या है? 7 साल। ठीक है, ऑटोमेटिक रिडम्पशन आफ्टर 7 ईयर्स। 7 साल के बाद ये वापस हमारे जो रामू हुंडा है उनको वापस मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? लोन एंड लैंड यूज मैक्सिमम इन 7 ईयर्स यूजेस बाय लेंडर, लोन एंड लैंड यूज। ये महाजन को दे दिया 7 साल के लिए। 7 साल के लिए आपको जो करना है आप करो और मेरे को जो पैसा आपने दिया था वो मेरा पैसा मिल गया। 7 साल के लिए आपका लैंड आपका हो गया। आपको वहां से फसल उगाना है, आपको जो उगाना है वो प्रॉफिट आपका होगा। तो ये प्रोटेक्शन देता था, है ना, 7 साल के लिए। अब ऐसा नहीं होगा कि उसने मॉर्गेज भी दे दिया फिर बीच में उसको इंटरेस्ट भी चुकाना है, ये नहीं होगा। अब ये लैंड दे दिया, इसके अंदर आपको जो चीज करना है आप वो चीज कर सकते हो। आई होप भुगत बंद मॉर्गेज आपको समझ में आ गया हो। थोड़ा सा मुश्किल था, मैंने उस पे आपको शायद थोड़ा बहुत समझा दिया है। समझ में आया ना पूरा सिस्टम? ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कोरकर लैंड। कोर कर कोर कर लैंड को जो कहते हैं मतलब कल्टीवेटर्स राइट। मान लो कोई बैरन लैंड है, ठीक है। आप अगर जाते होगे कंट्री साइड जाते होगे तो आप देखते होगे ना बहुत सारा बैरन लैंड लैंड है जहाँ पे खेती के लिए नहीं है। तो मान लो वहां पे कोई पुराने किसान थे, पुराने लोग थे, जो उन लोग ने इस बंजर भूमि को, बैरन भूमि को कल्टीवेबल बना दिया। ठीक है, तो उनके पास तो राइट्स होना चाहिए ना। और ये राइट्स इनाम की तरह नहीं है, ये उनको दिया गया। सीएनटी एक्ट में यही तो चीज बेस्ट है। ये इनाम नहीं दिया जा रहा, ये उनके हक का लड़ाई है, ये उनके हक का चीज है कि उन लोग ने मेहनत करके एक बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाया है। तो इसी हक के लिए सीएनटी एक्ट ने एक टर्म दिया कोरकर लैंड कि जिसने ये किया है उसको मेरे को ज्यादा प्रेफरेंस देना होगा। ये होता है कोरकर। बिफोर बैरन जंगल था, देखो ऐसे था। उसके बाद कल्टीवेबल बन गया। ठीक है। अब उनको ना स्पेशल राइट्स मिलेगा, आगे हम लोग आपको बताएंगे कैसे इनको स्पेशल राइट्स मिला गया। ठीक है, तो आप समझ रहे हो सीएनटी एक्ट कितना शक्तिशाली था। जो पहले अ, ये जो ट्राइबल्स थे उनके साथ इतना हस्तक्षेप हो रहा था, उनके उल्लंघन हो रहा था उनके राइट्स का। अब सीएनटी एक्ट उनको कितना पावर दे रहा है। एक तो उसको पावर दिया भुगत बंद, उसको पैसे का जरूरत होगा वो अपना लैंड दे देगा गिरवी पे, और वहां से जो भी फसल उसल जो भी होगा वो जमींदार अपना खुद वहां से कर लेगा। सेकंड हो गया कोरकर लैंड। अगर मान लो उसने बहुत मेहनत से उसने एक बंजर भूमि को एक फसल करने योग्य बनाया, तो अब उसका राइट्स हो गया ना। इतना मुश्किल से उसने किया तो उसको इनाम के तौर पे मिलता है ये सारी चीजें। अब यहाँ पे उसको स्पेशल राइट्स मिलेगा, वो हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे। तो चैप्टर 1 जो प्रिलिमिनरी पार्ट है इसमें इंपॉर्टेंट था की डेफिनेशन। क्या आपको की डेफिनेशंस पूरा याद हो गया? वेरी गुड। अब आते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 कहता है क्लासेस ऑफ टेनेंट्स। ठीक है, चैप्टर 2 क्लासेस ऑफ टेनेंट्स, सेक्शन 4 में इसको मेंशन है। ये वाला पार्ट देखो, सेक्शन 5, यहाँ पे सेक्शन 4 क्लासेस ऑफ टेनेंट्स। द एक्ट रिकॉग्नाइजेस 4 क्लासेस ऑफ टेनेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है। कितने क्लास है? 4 क्लास। यहाँ से आपका एक सवाल बनेगा, कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 4। सेक्शन 4 में 4 है और 4 क्लास ऑफ टेनेंट्स है। यही सब सवाल पूछता है। ठीक है, डेफिनेशन कहाँ पे? सेक्शन 3 में। भुगत बंद मॉर्गेज 7 साल इंपॉर्टेंट है। यही सब चीज आपसे पूछने वाला है। ठीक है, सेक्शन 4 वापस से बताओ क्या है। सेक्शन 4 में 4 क्लास ऑफ टेनेंट्स है। एक हो गया टेन्योर होल्डर, ठीक है। एक हो गया रैयत हो गया। रैयत के अंदर भी आता है ऑक्यूपेंसी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, अंडर रैयत और मुंडारी खूट कट्टीदार। अब मैं सारा चीज आपको बताता हूँ, देखो। ये हमारा एक हायरार्की है। सबसे ऊपर होगा हमारा सरकार होगा। आप जहाँ पे रहते हो तो ये तो लैंड सरकार का है ना, कभी भी सरकार चाहे तो उस पे कब्जा कर सकती है और आपको मुआवजा देगी कि हाँ भाई ये मेरा लैंड है, आप यहाँ से निकलो और अपना अलग जगह देख लो, मैं आपको मुआवजा दे रहा हूँ। तो सरकार होता है, सरकार के ना आदमी होता है टेन्योर होल्डर, ठीक है, भूधारक। मतलब इसका काम क्या है ना, मिडल मैन, मतलब इस सीएनटी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मिडल मैन। ये क्या करता है ना, टैक्स कलेक्ट करता है। इसका काम ये नहीं है कि फसल होगा, इसका काम है टैक्स कलेक्ट करने का। फिर उसके बाद आता है हमारे हीरो कौन है? रैयत। रैयत मोले फार्मर, ठीक है, जो वहां पे किसानी कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ फार्मिंग। ये हो गए रैयत हो गए। अब रैयत के पास ही बहुत सारा, मान लो, जगह हो गया, ठीक है, यहाँ पे लैंड है। तो ये हर जगह काम नहीं कर सकता है, तो ये अपना एक रखता है अंडर रैयत, मतलब ये रैयत के अंडर रहता है। इसको कहते हैं अंडर रैयत। वापस से समझो, सरकार सबसे ऊपर है हमारी, ठीक है, सरकार है। सरकार एक अपॉइंट करते हैं टेनर होल्डर, क्योंकि डायरेक्ट लगान इससे वसूल नहीं सकते ना।
रैयत से। तो यहाँ पे टेनर होल्डर का रखा है, भूधारक को रखा है। तो भूधारक का काम क्या है? वो रेवेन्यू कलेक्ट करना, वो टैक्स कलेक्ट करेगा। फिर उसके नीचे आता है कौन? रैयत। रैयत के नीचे कौन आएगा? अंडर रैयत। फिर अंडर रैयत के नीचे आता है मुंडारी खूंट कट्टीदार। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खूंट कट्टीदार, मैंने आपको पहला डेफिनेशन बताया था, खूंट कट्टीदार मतलब फैमिली, और जिसने कट्टीदार, जिसने ट्रीज को साफ किया, जिसने किया। और इसमें मुंडारी खूंट कट्टीदार, तो मुंडारी खूंट कट्टीदार मतलब सबसे डिसेंडेंट है, मतलब सबसे पुराने लोग हैं। इन्हीं लोग ने जंगल को काटा था और इसको रहने योग्य बनाया था, फसल करने योग्य बनाया था। तो इनके पास सबसे ज्यादा राइट्स है। आप समझ रहे हो सीएनटी कितना अच्छा है? जिसने सबसे ज्यादा काम किया उससे पूरा सम्मान दिया गया। इसके पास सबसे ज्यादा राइट है, मुंडारी खुद कटीदार। इसका जमीन लेना ना मतलब नामुमकिन है एक तरह से। कुछ भी प्रोविजन से मैं आगे बताऊंगा, बट इतना राइट दे दिया है कि मुंडारी खुद कटीदार जो है उसका आपको लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप समझ रहे हो कितना कितना अच्छा कानून बना है ये। अगर आप फ्लो ऑफ रेंट एंड सबऑर्डिनेशन देखोगे तो सबसे सबऑर्डिनेट कौन है? मुंडारी खुद कट्टीदार। सबसे ऊपर कौन है? कि सरकार। सरकार के नीचे कौन है? टेन्योर होल्डर। तो ये इसका हायरार्की चलते रहता है। ठीक है, तो मैंने यही आपको बताया जमींदार क्या प्राइमरी रोल, क्या रेंट कलेक्ट करने का, रैयत का क्या बैकबोन ऑफ एग्रेरियन इकोनॉमी है। ठीक है, थोड़ा सा आपको हेजी दिख रहा होगा बट मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है, इंक्रीजिंग राइट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सबसे ज्यादा सिक्योर कौन है? हमारा मुंडारी खुद कट्टीदार। ठीक है, ओरिजिनल डिसेंडेंट्स है। अब देखो एक जो डिसेंडेंट्स हो गए, फिर उसके नीचे जो उसके वंशज लोग हो गए, ठीक है, मेल वंशज जो हो गए, वो सबको अधिकार है, उन्हीं को कहते हैं मुंडारी खुद कट्टीदार। ठीक है, एक होता है कटीदार, एक होता है मुंडारी खुद कटीदार। कटीदार में सारे जितने भी नॉन ट्राइबल्स हो गए, जितने भी ट्राइबल्स हो गए अपार्ट फ्रॉम मुंडारी, मुंडा, दे कम अंडर कटीदार। और मुंडारी खुद कटीदार सिंपल और सिंपल सिर्फ मुंडा लोग के लिए। हैव आई मेड दिस क्लियर? पूरा चीजें क्लियर हो गया, चैप्टर 2 पूरा पार्ट क्लियर हो गया। हमारा सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है। चारों क्लास ऑफ टेनेंट आपको याद हो गया, टेनर होल्डर आपको याद हो गया, रैयत आपको याद हो गया, अंडर रैयत आपको याद हो गया, और मुंडारी खुद कटीदार। कोई आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा सिक्योरिटी किसको दिया गया है, आप जोर से बताओ मुझे, क्या आप आंसर दोगे? वेरी गुड, आप आंसर दोगे हमें मुंडारी खुद कटीदार। वेरी गुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते, अब हम आते चैप्टर 3 में। अब देखो यहाँ पे जमींदार है, ठीक है। अब इसके पास ज़्यादा पावर नहीं आ जाए, इसको चेक्स एंड बैलेंसेस प्रोवाइड करना है। इसको ऐसा ना हो कि यार इसके पास सारा पावर आ जाए, टेनर होल्डर के पास सारा पावर आ जाए। इसको कर्व करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए हमारा चैप्टर 3 है, सेक्शन 9 एंड 11। अब इसमें क्या कहते हैं ना, रेंट फिक्सेशन। समझो, मान लो 1793 के टाइम पे अगर किसी का रेंट चेंज नहीं हुआ है तो अभी भी वो चेंज नहीं होगा। वो मनमानी करके अपना रेंट बढ़ा नहीं सकता है, यहीं पे दिया गया है 1793, द रेंट हैज नॉट इंक्रीज इन 1793 परमानेंट, इट कैन नॉट बी इंक्रीज इन फ्यूचर। अगर 1793 के टाइम पे किसी का रेंट नहीं बढ़ा है तो अभी भी नहीं बढ़ा सकते हैं। ये इसका प्रोविजन है, ठीक है, 9 का। अब इसी में ना 9A एक आता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो 9A, 9A कहता है रेंट ऑफ अ टेन्योर होल्डर और अ विलेज हेडमैन कैन बी एनहांस्ड ओनली बाय डिप्यूटी कमिश्नर। वो खुद से नहीं कर सकता। ये देखो कितना सही पावर दिया है। अब उसका मनमानी नहीं चलेगा कि यार उसका मन किया कि हाँ भाई मेरे को पैसे कलेक्ट करना है तो मैं अपना रेंट बढ़ा दूंगा, नहीं। उसको अनुमति किसका लेना? डिप्यूटी कमिश्नर का। वो सिर्फ डिप्यूटी कमिश्नर और रेवेन्यू ऑफिसर, आरओ और डिप्यूटी कमिश्नर, सिर्फ ये दोनों के पास पावर है कि ये रेंट को इजाफा कर सकते हैं। और एक बार अगर रेंट इजाफा हो गया तो ये अगले 15 साल तक उसको इजाफा नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो कितना स्ट्रेंथन किया है? जो मनमानी है, जो पहले मनमानी था, उन लोगों को कर्व किया है, उसको स्ट्रिंजेंट प्रोटेक्शन दे दिया है कि हाँ, अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा नहीं सकते हो। बढ़ा कौन सकता है? डिप्यूटी कमिश्नर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कई दफा पीवाईक्यू में सवाल आया। आप पीवाईक्यू उठाओगे, आप ये ला पाओगे कि इससे सवाल बहुत ज्यादा आया। फिर यहाँ पे 11th वाला देखो, ऑल ट्रांसफर्स, सक्सेशन, सेल, गिफ्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द लैंडलॉर्ड्स ऑफिस। कोई भी ट्रांसफर हो रहा है, हस्ताक्षर हो रहा है एक जगह से दूसरे तरफ, तो कहाँ पे होगा? लैंडलॉर्ड्स के ऑफिस में होगा। मिनिमम 100, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 100 रुपया का। समझ में आया? वेरी गुड। तो ये वाला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। चैप्टर 3 किसके बारे में बात करता है? टेन्योर होल्डर के बारे में। टेन्योर होल्डर के पास ज्यादा पावर ना आ जाए, सेक्शन 9। ठीक है, एक आपको 1793 वाला याद हो गया। ठीक है, 1793 वाला याद हो गया कि अगर वहां तक बढ़ा नहीं है तो अभी भी नहीं बढ़ सकता है। फिर आपने 9 सब क्लॉज ए देखा, 9 सब क्लॉज ए में यही बोला गया कि डीसी के पास पावर है, आरओ के पास पावर है कि वो इनहांस कर सकते हैं, और एक बार इनहांस हो गया तो 15 साल तक वो इजाफा नहीं कर सकते हो आप। क्या पिक्चर क्लियर हुआ? वेरी गुड।
अब तराजू में देखोगे ना, इम्पैक्ट ऑफ स्टेबिलिटी फॉर मिडलमैन, टेन्योर होल्डर और लैंडलॉर्ड को दोनों को सेम पैमाने पे ले आया। अब किसी को ज़्यादा आप नहीं नीचे गिरा सकते हो। फिर आता है हमारा चैप्टर 4 ऑक्यूपेंसी रैयत, यही मेन हार्ट है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है ना, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है 12 साल रूल बिकम अ सेटल्ड रैयत। अब ये क्या होता है ना, इसे बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। मान लो ये एक विलेज है, हाथू मुंडा है, ठीक है, रामू मुंडा है। रामू मुंडा ने इस विलेज में 12 साल काम किया। अब मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी। ए पे 3 साल काम किया, बी पे 3 साल काम किया, 3 6, और यहाँ पे सी पे 6 साल काम किया। अब अगर इन्होंने 12 साल एक ही विलेज के अंदर काम कर दिया, अब इनको मिलेगा सेटल्ड रैयत का उपाधि। अभी सेटल्ड रैयत हो गए, मतलब परमानेंट रेसिडेंट हो गए यहाँ के। देखो यही लिखा है ना, कल्टीवेट एनी लैंड इन द विलेज फॉर 12 कंटिन्यूअस ईयर्स, एक्ट्स लाइक अ परमानेंट रेसिडेंसी कार्ड, ग्रांट्स इमीडिएट ऑक्यूपेंसी राइट ऑन एनी लैंड। इंपॉर्टेंट क्या है, 12 साल। आपसे सवाल कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा कि 12 साल एक ही लैंड पे काम करना है या फिर अलग अलग लैंड पे काम कर सकते हैं, 3 साल यहाँ, 4 साल यहाँ पे, 5 साल यहाँ पे, ऐसे कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। वो 12 साल कहीं भी काम कर लिए तो उनको वहाँ का क्या मिल जाएगा, परमानेंट रेसिडेंसी कार्ड मिल जाएगा, उनको ऑक्यूपेंसी राइट का उपाधि मिल जाएगा। ये देखो यही वाला पार्ट यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। कंटिन्यूएंस, ऑक्यूपेंसी राइट एग्जिस्टिंग बिफोर द एक्ट ऑफ अ पर्सन होल्डिंग लैंड कंटिन्यूअसली इन अ विलेज फॉर 12 years becomes a settled रैयत। यहाँ पे क्या बन जाते हैं, वो सेटल्ड रैयत बन जाते हैं। Status continues as long as land is held, remains as for 3 years even after leaving the village. 3 साल तक उनके पास वो रहेगा। 17, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 17। सेक्शन 17 आपको याद होना चाहिए, 17 से आपको याद होना चाहिए क्या, 12 साल। फिर आता है सेक्शन 19, एक्विजिशन ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट। एवरी सेटल्ड रैयत एक्वायर्स अ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन ऑल लैंड हेल्ड बाय देम एज अ रैयत इन दैट विलेज। फिर उसको ऑक्यूपेंसी राइट मिलने का प्रावधान है सेक्शन 19 में। समझ में आया यहाँ पे, ये वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये विलेज बाउंड्री है, यहाँ पे इसने अगर 12 साल काम कर दिया तो इसको मिल जाएगा सेटल्ड रैयत का उपाधि, और सेक्शन 19 में कहा है इसको ऑक्यूपेंसी राइट्स मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे उसको मिल गया, ऑक्यूपेंसी राइट मिल गया, यहाँ पे वो कुछ भी कर सकता है। अब क्या क्या उसके पास अथॉरिटी है कि वो उस लैंड पे अब क्या क्या कर सकता है, अब वो बहुत वेल डिफाइंड दिया गया हमारे सेक्शन 21 में। सेक्शन 21 में दिया राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत। देखो देखो 17 में कहा गया कि 12 साल उसको काम करना है, 19 में कहा गया अब यहाँ पे ये ऑक्यूपेंसी रैयत बन गया। अब ऑक्यूपेंसी रैयत बन गया, अब इसके पास पूरा अथॉरिटी है कि यार कुछ भी कर सकता है, ये तो इसका मालिकाना लैंड हो गया ना, यहाँ पे कुछ भी कर सकता है वो। अब वो क्या कर सकता है, या तो कृषि कर सकता है, या भट्टी लगा सकता है ब्रिक वाला, या वाटर रिसोर्स यूज कर सकता है, या अपना घर बना सकता है, या फिर ट्री कट कर सकता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले था सिर्फ सेक्शन 21 था, फिर उसके बाद ऐड किया गया 21A, जो पहले जमींदार के पास राइट था कि हाँ आप पेड़ को उगा सकते हो, पेड़ को काट सकते हो। अब इसको भी राइट्स मिल गया, सेक्शन 21A वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी को हार्ट ऑफ द एक्ट कहता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे रैयत है उनको बहुत ज्यादा चीजें मिल रहा है। हार्ट ऑफ द एक्ट एम्पावरिंग कल्टीवेटर्स विद परमानेंट राइट, एक तो परमानेंट राइट मिल गया आफ्टर 12 ईयर, ग्रांटिंग एक्सटेंसिव लैंड यूज प्रिविलेजेस एंड प्रोवाइडिंग रोबस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी इविक्शंस। आगे हम लोग देखेंगे अभी। देखो अब यहाँ पे क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज कर सकते हैं, 3 चीज कर सकते हैं। यहाँ पे भट्टी लगा सकते हैं डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर यूज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए नहीं, अपने अपने काम के लिए। एक्सकावेशन, पानी का टंकी लगा सकते हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पस या ड्रिंकिंग पर्पस। बिल्डिंग्स के लिए डोमेस्टिक एग्रीकल्चर और कॉटेज इंडस्ट्री। रैयत 11/20 भाग रखेगा और लैंडलॉर्ड का 9/20। फिर जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया सेक्शन 21 सब क्लॉज ए, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अनुमति मिल गया राइट इन ट्रीज, रैयत में प्लांट कट एंड अप्रोप्रिएट ट्री बैम्बू, मतलब वो प्लांट कर सकते हैं और कट भी कर सकते हैं। जो पहले सिर्फ जमींदार के पास हक था, अब इनको भी वो हक मिल गया। क्या आपको पिक्चर क्लियर हुआ? और कहीं भी डिस्प्यूट होगा तो किसके पास जाएगा, वो डेप्यूटी कमिश्नर। आप कोशिश करो जेपीएससी निकालने के बाद आप यहाँ बनो, फिर आप लोगों का और भला कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 22। अब ये कहता है, अब मान लो जैसे ऑक्यूपेंसी रैयत हो गया, तो इसके पास पावर आ गया, तो जमींदार बोलेगा नहीं इसको मेरे को कर्व करना है, मेरे को इसको हटाना है, मेरे को इसको ये करना है, तो क्या मैं इसको भगा सकता हूँ? तो यहीं पे सेक्शन 22 में गया गया एन ऑक्यूपेंसी रैयत कैन बी इजेक्टेड ओनली फॉर अनऑथराइज्ड लैंड यूज। अब मान लो लैंड है, ठीक है, ये
राइस के लिए खेती करने के लिए। अब मान लो जो ऑक्यूपेंसी रही है तो यहाँ पे ब्रिक का फैक्ट्री लगा दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, उपज खराब हो जाएगा ना, इस लैंड का फर्टिलिटी खराब हो जाएगा। तो इस कंडीशन में उसको हटा दिया जा सकता है। ठीक है, अनऑथराइज लैंड यूज जो सेक्शन 21 में इसको पावर दिया गया था, वहां पे इसने गैर कानूनी या फिर गैर चीजें काम करना स्टार्ट कर दिया। जो राइस के लिए था वहां पे वो ब्रिक्स का फैक्ट्री लगा दिया, तो यहाँ पे वो नहीं हो सकता है। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया तभी उसको हटा दिया जा सकता है। नॉन पेमेंट ऑफ रेंट डज नॉट लीड टू एविक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर देता है कि उसने अगर पेमेंट नहीं दिया, रेंट का लगान नहीं दिया, तो वो नहीं है कि आप उसको एविक्ट कर सकते हैं। आप एविक्ट तभी कर सकते हो जब उसने उस फसल में, उस लैंड में ऐसा चीज काम किया जो उसका प्रोडक्टिविटी घटा रहा है। समझ में आ गया कितना ज्यादा पावर मिल रहा है? यही है हमारा सीएनटी एक्ट का ब्यूटीफुल जो चीजें है, यही वाला पार्ट है। ठीक है, तो अभी आज हम लोग ने चैप्टर 4 तक हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही करते-करते हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोग पूरा सीएनटी ऐड कर लेंगे। आपको अच्छा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप बताना, मैं इसको यूट्यूब पे सारा करा दूँगा। और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हो। और हम लोग का जो कोर्स चल रहा है, कोर्स का फीस बहुत कम है, 999। इसमें भी काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर ज़्यादा है। आप बाकी लोग जेपीएससी में देखोगे ना, वहाँ पे 6000 7000 का पूरा कोर्स चल रहा है। बहुत कम है। और इसमें ना बहुत एफर्ट जाता है ये सारी चीज़ों को बनाना, फिर उसको, क्योंकि इंग्लिश का कंटेंट आप देखते होगे ना, इंग्लिश का कंटेंट झारखंड में है नहीं, और जो है भी बहुत ही बल्की-बल्की होता है। तो वी आर वो वैक्यूम को हम लोग खत्म करके इस चीज़ को ला रहे हैं। अगर स्टिल आपको लगता है तो आप बॉट पे मैसेज करना, तो वी विल डू कमीशन फॉर यू, ठीक है? वो चीज़ है। और हाँ, आज आप लोगों का सेशन है कितने 7 पीएम पे सेशन है। आप लोग कैविले चैनल जॉइन करना, टेलीग्राम चैनल जॉइन करना। वहाँ पे आप लोग को ज़ूम का लिंक मिलेगा और ये लाइव सेशन होगा। आप यहाँ पे अपना डाउट्स पूछ सकते हो कि कैसे पढ़ाई करना है, क्या-क्या चीज़ इसमें करना है। तो वी विल बी डिस्कसिंग, और आज हम लोग क्या-क्या डिस्कशन इसमें भी करेंगे। पेपर 1 का एनालिसिस करेंगे कि कौन-कौन सा चीज़ से आपको पढ़ना है। हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न से सवाल क्या है, ये पीवाईक्यू के हिसाब से हम लोग ने बनाया है इसको। ठीक है, सोर्स क्या होना चाहिए, सोर्स ट्रेसिंग का भी एक बनाएँगे कि कहाँ से सवाल वो एज़ इट इज़ पूछ रहे हैं, एनसीईआरटी कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्योग्राफी से सवाल क्या पूछ रहे हैं, इकोनॉमी से क्या, झारखंड स्पेसिफिक जो 10-11 सवाल आता है पेपर 1 में, वहाँ से क्या पढ़ना है। तो आज वाला सेशन आप लोग ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, इवन कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और आप लोग आज वाला सेशन को ज्वाइन करना। आप लोग का ओरिएंटेशन सेशन भी होगा, जो हम लोग के बैच में आ चुके हैं पेपर 2 के लिए। तो आज उन लोगों का ओरिएंटेशन सेशन भी होगा, हम लोग क्या क्या आपको प्रोवाइड करेंगे। देखो मोस्टली क्या होता है ना, सीएनटी एसपीटी थोड़ा सा यही होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। और आपका ट्राइबल गवर्नेंस हो गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, मुंडा मानकी सिस्टम क्या होता है, मांझी सिस्टम क्या हो गया, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी को कर्व करने के लिए हम लोग ने इनिशिएटिव लाया। और बाकी फ्री इनिशिएटिव चलते रहेगा। हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू में इंपॉर्टेंट थीम्स क्या क्या है, वो सारा चीज़ हम लोग डिसाइफर करेंगे। बाकी देखो यही पीडीएफ का है, ज़्यादा पीडीएफ का लेंथ नहीं है। सेम ईसीएनटी खत्म होगा, फिर एसपीटी इंपॉर्टेंट जितना भी है, जो पीवाईक्यू से रिलेटेड है, वो सारा चीज़ हम लोग आप लोगों को करवाएँगे। तो बहुत ही डुएबल है। अगर आप नॉन झारखंड से फर्स्ट टाइम भी अगर देना चाहते हो, तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, आप आराम से इसको कर सकते हो। और आज शाम को सेशन पे आइए, हम लोग डिस्कशन करते हैं इस पे कैसे जेपीएससी में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।